हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुशवाहा आ गया हूं आपके साथ साइंस की एक नई सीरीज लेकर के क्लास 10th की, जिसमें हम साइंस के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और सभी चैप्टर्स को हम एनसीईआरटी बुक के साथ कवर करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंडिवर क्लासेस में। इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ। तो इस चैप्टर का जैसा कि हमने नाम से ही पता कर लिया है कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, और केमिस्ट्री जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है एलिमेंट्स के साथ में। एलिमेंट्स जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। एक्चुअली इन एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक वैलेंसी होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को बनाते हैं। और आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को सीखेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, फिर हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के साथ में कि किस तरीके से कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और ये एटम्स मिलकर के कैसे नए नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और अगर कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं तो ये कंपाउंड फर्दर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर के नए कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं, इस बेसिक्स को पहले सीखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट। चलिए, तो जैसा कि आप अपनी पीडीएफ में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक पीडीएफ की तरह पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपके लिए लगा करके रखी हुई, जिससे क्या हो कि आप अपनी बुक्स के साथ में मेरे साथ इस पूरे सेशन को ले सकें। काफी अच्छे से आपको पूरा एक स्कूल की तरह पूरा काफी अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा, जैसा कि हम अपने स्कूल से या फिर किसी भी लेक्चर में हम बैठते हैं। काफी अच्छे से आपको इस पीडीएफ के थ्रू समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में कि किस तरीके से एटम्स जो है फॉर्म होते हैं और ये किस तरीके से जो एटम्स मिलकर के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे मैं बात करता हूं H2O की, सिंपल सा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपनी ट्रेन को बहुत हाई स्पीड पकड़वाएंगे और कठिन जो भी टफ एग्जांपल है उनको भी डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल कंपाउंड जैसे कि H2O, CO2, MgO, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या है इनके पीछे कि अलग अलग एटम आकर के कंबाइन हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं H2O के बारे में, इस H2O में जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिला है इसमें। चलिए, तो मींस नेचर में हमारे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नेचर में हमारे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और जब दो हाइड्रोजन के एटम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो बना हमारा H2O। अब ये H2O हमारा सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं आइस। ये H2O हमारा लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं वाटर। और ये गैस में भी हो सकता है, जिसे हम बेसिकली वेपर या फिर स्टीम, जो भी कुछ बोलते हैं अपन, वेपर स्टीम बोलते हैं, स्टीम है ना। जो घर पे चावल बनते हैं और वो जो लोग कुछ, ठीक है, जो घर पे चावल बनते हैं या फिर कुकर में हम उनको खाने को पकाते हैं, वहाँ क्या फॉर्म होती है, स्टीम फॉर्म होती है। और स्टीम में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फूड को कुक कर पाते हैं। ठीक है, एक प्रेशर जनरेट कर देता है कुकर, उसके अंदर जो भी हमारे वेजिटेबल्स कुकर के अंदर रखे हुए उनमें हाई प्रेशर पे जाकर के हम उसको कुक करते हैं, तो जल्दी हमारा खाना कुक हो जाता है। चलिए, तो बात इतनी सी है कि हमें खाना नहीं बनाना है सर, हमको बताइए कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है। तो इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें इसके पीछे जुड़ी हुई हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो क्लास 9th में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा, उसके बाद आपने वैलेंसी को भी पढ़ा, एटम की वैलेंसी क्या होती है ना। आपने ऑक्टेट रूल को भी पढ़ा हुआ है
सर कुछ नहीं पढ़ा हमने, आप बताओ। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होता है कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे हमको हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम की बात करनी है। तो हाइड्रोजन का एटम जो होता है ना, इसका लुक देखो कितना क्लासिक बना हुआ है। हाइड्रोजन का एटम बड़ा स्वैगी है। इसके पास क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या है कि आपको इसको और डिस्कस करेंगे हम आगे जाकर के, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम भी बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसका एक न्यूक्लियस है जिसमें सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में सिंगल सा इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, सिंगल सा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होता है इसकी आउटर मोस्ट सेल में। चलिए, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन है जो देखने में इतना स्मार्ट, इतना गुड लुकिंग लग रहा है। ये इसका फेशियल एक्सप्रेशन है, ये इसका जो भी है जो आप देख लो, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो हमने नेम दे दिया, बट एक्चुअल में ये ऐसा है। हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन है? एनी एटम विच हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन विद इट्स सिंगल सेल फर्स्ट सेल, तो कोई भी एटम जिसकी फर्स्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। इसके और भी आइसोटोप्स मिले, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, तो इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो, ये अपना हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या बनाया? ऑक्सीजन को बनाया। किसको बनाया बेटू? ऑक्सीजन को बनाया। ऑक्सीजन देखने में कैसा लगता है? ऑक्सीजन का भी सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। इसमें भी क्या होता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर के चलते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसकी भी आउटर मोस्ट सेल होती है, ठीक है। इसकी भी आउटर मोस्ट सेल होती है। एक्चुअली में क्या हुआ, स्टडी करने पे मालूम हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या हुआ बेटू? नेगेटिव चार्ज था। और जो हमारी इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फॉर्मूला जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था, 2n² की टर्म में होता है। यहाँ n होता है हमारा नंबर ऑफ सेल। जो n है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल, मतलब कौन से नंबर की सेल है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर को आज। तो n होता है हमारा नंबर ऑफ सेल। तो अगर मैं बात करता हूं पहले नंबर की सेल, मतलब n बराबर क्या है मेरा? 1। तो पहले नंबर की सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। कैसे? पहले नंबर की सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ n = 1 को पुट कर दीजिए। यहाँ n = जब 1 को पुट किया तो कितना आया हमारा? 2 आया सर। कितना आया? 2 आया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे। इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने इसमें एटम को रखा। कोई भी सेल पहली सेल को छोड़ करके कोई जो दूसरी सेल या तीसरी सेल है जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेंगी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को 9th में भी सिखाया गया है, इसको और डिटेल में 11th क्लास में भी आपको सिखाया जाता है। आइए, तो यहाँ क्या हुआ बेटा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। अगर n बराबर हमारा 2 होता, मतलब सेकंड नंबर की सेल होती, तो यहाँ हमारा 2 की पावर 2, तो 2 की मल्टीप्लाई बाय 4 ये चीज आई। तो ये कितना आते हैं? इसमें मेरे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो सर जब आपने बोला कि इस ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर आपने बोला कि इस ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन जब हमने इसको दे दिए तो फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन हम कहां से लेके आए? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली सेल में अपन ने इसको सुला दिया, बढ़िया मस्त आराम कर रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में। तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। जगह कितने की? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो भाई जगह है तो है, क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कर दीजिए इसमें। चलिए, तो हमने क्या किया? इसमें अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास थे वो हमने अरेंज कर दिए। 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर अरेंज कर दिए। बढ़िया है, मस्त। अब भी क्या हुआ? ये 2 जो बनाए हमने,
एक हाइड्रोजन को बनाया, एक ऑक्सीजन को बनाया, एक हाइड्रोजन को बनाया, एक ऑक्सीजन को बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, आर इक्वल। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इट मींस कि वो एटम्स कैसे होंगे बेटू, ये दोनों के दोनों एटम्स क्या कहलाएंगे, ये न्यूट्रल हैं। क्या है बेटू, न्यूट्रल है ये, ठीक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। मतलब इन पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट नहीं का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 थे और इन 8 के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, हमारे एक इलेक्ट्रॉन एक मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके चलता है और वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के चलता है, ठीक है। क्या बोल सकती हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, इनको सबको नोट्स करते चलते आना बेटा, और वन प्रोटॉन की अगर अपन बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, इनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव है मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटॉन को, अगर नेगेटिव है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ये इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के ऊपर इतना कूलम का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वहीं प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, प्लस का ये माइनस का। तो देखो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सेंटर में 8 प्रोटॉन, सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। बचेगा तो फिर क्या मतलब, अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे, चार्ज की वैल्यू को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये एटम्स क्या कहलाएंगे कि ये एक न्यूट्रल एटम है। ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है, इस बात को समझना, ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है, बट ये एटम स्टेबल नहीं है। दो बात बोल रहा हूं, ये एटम न्यूट्रल है बट ये एटम स्टेबल नहीं है बेटा। तो भाई बड़ी दिक्कत हो गई कि सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप न्यूट्रल और स्टेबल क्या करने में लगे हो। तो उसको मैं समझा देता हूं कि ये न्यूट्रल ऑफ एनी एटम, कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो वो क्यों है, कोई एटम अगर स्टेबल है तो क्यों है। इससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होता है, और आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जितने हैं उतने होते हैं, बट आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 6 थे, कोई दिक्कत नहीं, 6 रहने दिए, कैपेसिटी 8 की थी, इतना याद रखना, 8 से ज्यादा नहीं करेंगे। कैपेसिटी 8 की थी तो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन बचे कितने, 6 थे, तो हमने 6 को अरेंज कर दिया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, बट हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो 1 अरेंज कर दिया। ये डायग्राम आपको समझ में आना होगा, तभी हम केमिस्ट्री में पैर रख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखना। बट जो केमिस्ट्री का बेसिक है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसकी जो फाउंडेशन बनती है, वो इन्हीं एटम से बनती है। यहां मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है और कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए इन एटम्स के बारे में और जानते हैं, ठीक है। जानने के लिए देखते रहिए हमारे बोर्ड पर, हमारी स्क्रीन पर। चलिए तो हमारी बात करते हैं कि कोई भी एटम क्या है, न्यूट्रल है।
एटम, दो लाइन लिखता हूं, इफ एनी एटम is neutral, then it consists of equal number of proton and electron। ठीक है बेटा, कि अगर किसी भी कोई भी एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है, तो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे क्या होगा, इनके जो कूलम्स का जो वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो साइन अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, चार्ज को कैंसिल आउट करके किसी भी एटम को वो न्यूट्रल कर देंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन का एटम बनाया, इनके पास 8 प्रोटॉन प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसकी सेल को बनाया और हमें पता है कि इसकी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6, ओ 7 कर दिया आई थिंक, हाँ सर आपने 7 कर दिए, ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो अभी क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये एटम स्टेबल है। अभी जैसा कि आप 10th क्लास में बैठ के इस एटम को निहार रहे हैं, तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। जो एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो इनका नहीं होगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जिस सेकंड सेल की एनर्जी लेवल के साथ बैठे होंगे वो इनके नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को? ये इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में, इसी पर्टिकुलर सेल में इसलिए आया है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रही है। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन सेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करते टाइम इनकी एक एनर्जी होती है, हम इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हम न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, तो पे अपना न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ये न्यूक्लियस से दूर है। कहाँ है? हम न्यूक्लियस से दूर हैं। तो ये न्यूक्लियस में बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज इनको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है। समझ रहे हो ना बात को? इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कम फोर्स के कांटेक्ट में है, तो क्या है, थोड़ा सा फ्री है मूव करने के लिए, हमें कोई रोक नहीं रहा है मूव करने से। तो इनकी एनर्जी इनकी जो मोशनल एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रॉन। समझ लेना इस बात को। दोबारा फिर बता देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से दूरी पर है, और जब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स कम होते जाते हैं, जो प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्ट कराए जा रहे हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोटॉन लगा रहा है वो दूरी के बढ़ते बढ़ते इनकी जितनी दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें उतना ही कम लगेगा, जिसकी वजह से उतनी आसानी से वो मूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ये अपनी ऑर्बिट में अच्छे से स्पीड में मूव कर रहे होंगे। ठीक है बेटा? तो इनकी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, इनकी एनर्जी के बारे में कि ये किस एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एटम से न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतना ही ये एनर्जी इंक्रीज करती जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स की। कौन सी एनर्जी? मोशनल एनर्जी। मोशनल एनर्जी कौन सी होती है? तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी। तो ये एनर्जी इनके पास, देखो एनर्जी कंजर्व है, इनके पास एनर्जी है, इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, सेम चार्ज
रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एलसीएम चार्ज के एग्जांपल में लिख देते हैं अपन क्या, जैसे नेगेटिव नेगेटिव अगर पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर ढकेलेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो ये क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, ये रिपेल होंगे, क्या होंगे, रिपेल। वहीं हम पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे आजा तुझको तेरा दोस्त बुला रहा है। ठीक है, मेरे जैसा था वो तो मेरा तो उससे कंपटीशन है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, तू मेरा अपोजिट है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, जो सेम सेम लेवल के होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। जैसे हम क्लास में देखते हैं, दो टॉपर एक दूसरे को बड़ा देखेंगे, मैं इससे नहीं बताऊंगा, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, वहीं वो जो नेगेटिव कुंडे में बैठा होगा, कमजोर बच्चा बोलेगा मैं होशियार बच्चे से दोस्ती अच्छे से करूंगा, और वो आपके साथ में हमेशा अच्छे से निभाएगा। तो वही सेम चीज यहीं पे हो रही है, सेम सेम एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अपोजिट अपोजिट ने एक दूसरे को। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो इस बात को। ये हमारा क्या हुआ कि कोई भी एटम न्यूट्रल कब हुआ। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या बात आई हमारी नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है, ये क्या है, इसके पीछे का राज। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे के राज के बारे में जानते हैं। इसके पीछे का राज यही है कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दी वेकेंट सेल मींस कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में फुलफिल कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। खाली हैं उनको बोलते हैं, 2 जगह खाली है, इनमें 2 जगह मैंने माना कि यहाँ पे 2 जगह खाली है, अभी इलेक्ट्रॉन 2 और आ सकते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, और ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। जितनी जगह है उतनी मिल गई, अपन स्टेबल एटम बोलता है। और इसी के लालच में ये बॉन्ड बनाता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो सर अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो न्यूट्रल कहलाएगा? नो, ये अगर एक बार स्टेबल हो गया फिर ये न्यूट्रल नहीं बचेगा। ये अपने आप को स्टेबल बनाने की पसंद करता है, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाना पसंद करता है। और स्टेबल जैसी बनती है तो कैसी, अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन को ले ही लिया तो इसके ऊपर चार्ज लग जाता है। क्या लग जाता है इस एटम के ऊपर? चार्ज। हम देखते हैं ना Na2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर लगा होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे लगते हैं? यही रीजन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ कि अपने साथ कुछ नेगेटिव चार्ज लेकर के आए। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी पुराने जो नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे थे, नए आ गए, इनको एलिमिनेट करने वाला कोई न्यूक्लियस में चार्ज ही नहीं था। तो क्या हुआ कि ये फिर एक्स्ट्रा चार्ज हमें उस सिंबल के ऊपर दिखाना होता है कि देखो भाई इसके ऊपर ये 2 एक्स्ट्रा चार्ज हैं, और ये क्या है, अभी स्टेबल है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की जगह थी हमने इसको उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये स्टेबल कहलाता है। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करते हैं तो ये जो खाली सेल होती है इनको बोलते हैं वेकेंट सेल। वेकेंट, खाली, वेकेंट, बोलते हैं वैकेंसी आती है ना, वैसे वेकेंट है ना, वेकेंट सेल है। तो ये बैलेंस स्टेबिलिटी कैसे फुलफिल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट एटम वांट टू फुलफिल आवर वेकेंट सेल। जब भी जो हमारा एटम जो होता है वो अपनी वेकेंट जो सेल है, खाली जगह है, उसको फुलफिल करना चाहता है। व्हेन द वेकेंट सेल फुलफिल बाय एनी फॉरेन इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर से आई किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जब बाहर से आई किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनकी सेल को फुलफिल कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, एटम स्टेबल हो जाते हैं। एटम क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो अब आपको बात समझ में आई होगी, आपको अब रीजन मालूम पड़ा है कि आपको रीजन क्या मालूम पड़ा है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों उसको ऐसा लगता है कि वो बॉन्ड बनाए।
तो उसका रीजन यही है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, उसका रीजन यही है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, आज मालूम पड़ गया ना ये रहस्यमयी बात, बच्चों को पता ही नहीं होती है। सर ये वो एटम ने सर बॉन्ड बनाया और उसने ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया, क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा, ये बॉन्ड बन क्यों रहा है, क्यों बन रहा है ये बॉन्ड। तो एटम क्या चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, जो अपने पास जितनी खाली जगह है उसको फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। सपोज करो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होता जिसकी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता और 7 खाली वैलेंस सेल होते, जैसे कि हम सोडियम का एग्जांपल लगाते हैं, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, इसके 11 है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं इसमें, तो 2 सेल तो 8 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4, चलो बहुत पास हो गया, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने होगा टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे बाहर वाली सेल पे प्रेजेंट होता है यहां। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे इसको स्टेबल, इस थर्ड सेल को स्टेबल करने के लिए हमको 7 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट बात ये थी कि बेचारा मासूम सा प्रोटॉन जो इनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इनको खींच के रखा हुआ है, इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा है कि जो और 7 इलेक्ट्रॉन को खींच के रख पाएगा, इतनी पावर है, इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड करवा पाएगा, इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड करवा पाएगा। तो क्या हुआ कि ये एटम कहता है, भाई इस एटम ने कहा, भाई इलेक्ट्रॉन अब आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप, मैं इस थर्ड सेल को स्टेबल बनाने के लिए 7 मोर इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा जो बेचारा सा क्यूट सा प्रोटॉन है वो 7 मोर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आपको कहीं भी ऐसा कोई एटम दिखे जो आपको हमसे ले सके, आप प्लीज बताएं हमको और उसके साथ हम आपको रवाना कर देंगे। तो बगल में आया क्लोरीन, बगल में आया क्लोरीन, ध्यान से देखना, क्लोरीन के पास क्या था, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे, क्लोरीन में न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे। ध्यान से देखो, ये सारी चीजें ना अभी जैसे आप पीरियोडिक चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी सिखाऊंगा और 9th में भी बच्चे सीख के आते हैं इस चीज को। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, केमिस्ट्री को स्टार्ट कराना है तो मुझे आपको एटम का बिहेवियर सिखाना ही होगा, क्योंकि कंपाउंड क्यों फॉर्म हो रहे हैं ये आपको फील आना चाहिए। अगर फील नहीं आया तो आप पूरे चैप्टर को रटना स्टार्ट कर दोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप रटो, आप समझो बेटा, ताकि आने वाले समय में आपकी जो भी प्रिपरेशन है, चाहे वो जेईई की हो या फिर नीट की हो या फिर किसी भी एग्जाम की हो, तैयारी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ सपने देखे हैं आपके अपने लिए, तो आपकी उसकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। हमें बाद में ड्रॉप नहीं लेना है, हमको ये चीजें अभी से क्लियर करके चलनी है, ठीक है। इसीलिए हमको अभी से सीखना होगा ये सब, ये कंपाउंड फॉर्म क्यों हुए। तो क्लोरीन के पास आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के पास आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। तो इन इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, देखो इसकी जो सेल होंगी ना वो पास पास बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल, बहुत पास पास बना दो इनको। क्यों? क्योंकि भाई 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को खींच रहे हैं, तो इसका साइज सोडियम के कंपैरिजन में छोटा होगा, इसका साइज सोडियम के कंपैरिजन में छोटा होगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को खींच रहे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, तो इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही हमको देखने को मिला। तो ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने, ये अपने 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को हमने आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, एक की जगह खाली है, खाली है कि नहीं?
8 आना थे, आई कितने 7। तभी हमने इससे बोला था इलेक्ट्रॉन भाई तुमको जहां दिखे, इलेक्ट्रॉन भाई तुमको जहां भी दिखे आप निकल लेना प्लीज, क्योंकि स्टेबल होना चाहता हूं मैं। इस पूरी सेल का खर्चा सिर्फ आपकी वजह से नहीं उठाने वाला हूं, मेरे को चाहिए स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई आपको ये सेल खाली करना होगी, और आपको कहीं भी कोई भी एटम दिखे ऐसा जिसके पास आपकी जरूरत है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, तो आपको कहीं भी ऐसा एटम दिखे जिसको आपकी जरूरत है तो आप चले जाना, बेधड़क चले जाना और उसके साथ बॉन्ड बनाना। देखिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सामने वाले को समर्पण कर देते हैं तब ये बॉन्ड जो बनता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। व्हाट? आयोनिक बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपन ने भेज दिया और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। आयोनिक में छुपा है आयन, मतलब ये NaCl बना दिया अपन ने। क्या बना दिया बेटू? NaCl बनाया है। और जब हम इन एटम्स को अलग अलग करेंगे ना एक्सटर्नल एनर्जी दे करके, एक्सटर्नल एनर्जी दे करके जब हम इन एटम्स को अलग अलग करेंगे ना तब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया वो गया और ये आयन की फॉर्म में ब्रेक होंगे। अगर मैंने इसको अलग किया तो ये Na पॉजिटिव आयन बनेगा, और जब मैंने इसको अलग किया तो ये Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तब जब मैं इनको अलग करूंगा तो ये Na पॉजिटिव आयन और ये Cl नेगेटिव आयन बनेगा। हम जानते हैं कि अभी गुड बिल्कुल प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज लेकर के फ्लो करते हैं, लेकिन अगर आप वाटर में क्या डाल दोगे तो आप जैसे इनमें NaCl को डाल दोगे तो ये NaCl क्या करेगा? आयंस में ब्रेक हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल के फोर्स की वजह से ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा और क्या करेगा? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा करके देगा आपको। समझ में आया? नहीं आया सर? तो समझिए, इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पैर रखना है तो आपको समझना होगा इस चीज को, और मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टेबिलिटी की बात कर ली, न्यूट्रल जो एटम होता है वो क्यों होता है। अब हम बनाएंगे H2O का मॉलिक्यूल। अब हम क्या बनाएंगे बेटू? H2O का मॉलिक्यूल। हाँ, एक और सेकंड, एक बात और बताना थी आपको। बताना ये था कि एक बार अगर ये स्टेबल हो गया, इसको इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब फर्दर किसी के साथ ना तो इलेक्ट्रॉन को देगा ना किसी इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है। अब इसके पास ना तो कुछ लेने को है ना कोई देने को है, तो ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा करता है क्योंकि ये केमिस्ट्री है। इंडिविजुअल एटम की बात करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, अब एक बार आ चुके हैं, इसने बॉन्ड बना लिया है, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, चाहे वो शेयर करके हुआ हो इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो लूज या गेन करके हुआ हो, बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब एक बार अगर बॉन्ड बन गया, एक बार ये स्टेबल हो गया, ये नहीं करता है, दोबारा बॉन्ड बनाने की नहीं सोचेगा, लेकिन सोचेगा कब? जब इसको और अच्छा सा ज्यादा, देखो लालच बुरी बला है, इसका लालच था पहले खुद को स्टेबल बना लिया, लेकिन लालच कभी मरता नहीं है, ये लालच इसको आगे भी लेकर के जाएगा। अभी देखो ये लालच की वजह से फिर भी बॉन्ड बनाएगा। हमने इसको समझा दिया था, देख देख देख, अगर तेरे को हमने सेल इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, अब तू बॉन्ड मत बनाना किसी के साथ, तू स्टेबल हो चुका है। लेकिन ये बेटा लालची इंसान, इसने पहले भी लालच की खातिर बॉन्ड बनाया, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए या शेयर किए, क्योंकि ये लालची थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी हमने इसको स्टेबल कर दिया और हमने इसको बोल दिया कि अब बॉन्ड मत बनाना, फिर भी ये बॉन्ड कैसे बनाएगा देखिए रहा। चलिए, फिर भी ये बॉन्ड क्यों बनाता है सर? ये स्टेबल हो गया है तो ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? H2O मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म हुआ, ये कौन बताएगा सर? तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बनाया। अब जैसे क्या होता है कि नेचर में जो हाइड्रोजन एटम थे तो न्यूट्रल तो होंगे नहीं, क्योंकि नेचर में इनको दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा, उसके साथ बॉन्ड बना के जो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, H2 बना लेंगे।
ठीक है, पहले हमारा नेचर में क्या फॉर्म हुआ, H2 फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ हमारा पहले नेचर में, H2 फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो ये बना दिया इन्होंने कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना दिया बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। और क्या बना ये हमारा H2 के नेचर में एक हाइड्रोजन घूम रहा था, दूसरा हाइड्रोजन घूम रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है कि उनको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो दो हाइड्रोजनों के पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। अब देखो ये बोल रहा है कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों स्टेबल हो गए, इन्होंने H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। यही कहानी आई किसके साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ। ऑक्सीजन भी नेचर में प्रेजेंट था, तो वो भी मतलब लालची इंसान है, बॉन्ड तो बनाएगा। उसको ऑक्सीजन मिला, उसने वो ऑक्सीजन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के साथ ही शेयरिंग कर ली और खुद को ऑक्सीजन गैस बना लिया। ध्यान से देखो ये O2 कैसे फॉर्म हुआ, ये O2 कैसे फॉर्म हुआ, तो O2 को देखो कैसे फॉर्म हुआ ये O2। तो देखो क्या हुआ कि अब हम क्या बनाएंगे, इससे बैलेंस सेल लेंगे। अंदर वाली सेल से मतलब नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे हैं, वो बाहर की सेल से हो रहे हैं। अब मैं बाहर की सेल से मतलब रखो, आप अंदर से मत जाना, ठीक है। तो बाहर से जब मैंने देखा, इस ऑक्सीजन को बनाया, इस ऑक्सीजन को बनाया, तो ये ऑक्सीजन पे शुरुआत में क्या थे, 8 वो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की कमी थी। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 5 6, 2 की कमी थी। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 2 की कमी थी, है ना। तो अब क्या कही कि ऑक्सीजन ने कहा कि मैं आया हूं ऑक्सीजन, तू है ऑक्सीजन, अपन दूसरे का घर बसाने से अच्छा है खुद का घर बसा लेते हैं। तो उसने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम रखो, 2 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, टोटल होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, वो हम दोनों के। शेयरिंग की, क्या की, शेयरिंग की। ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग की, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए, बाकी इधर बचे कितने हमारे, 2 दे दिए, तो 4 4 बचे, ठीक है। ये ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप इसके पास जाओगे, अब अगर आप इस ऑक्सीजन के पास जाओगे पूछने के लिए भाई तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इन चारों को अपने साथ गिन के बताएगा, और 4 ये रहे, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इस ऑक्सीजन के पास जाओगे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि शेयरिंग हुई है। शेयरिंग में जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। और इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटू, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया ना। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन मतलब H2 फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपका ये नेचर में आपको O2 मिलेगा। अब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, H2O, है ना। अब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O। कैसे बनाएंगे सर, आपने कही थी कि एक बार स्टेबल हो जाओ दोबारा बॉन्ड नहीं बनाना। आपने कही थी एक बार स्टेबल हो जाओ दोबारा बॉन्ड नहीं बनाना। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो क्यों इन्होंने बॉन्ड बनाया, इसके लिए जानने के लिए देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एंडवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बाद में तो मैं कर देता हूं। एक केमिस्ट्री का बेस बनाना चाहता हूँ इस चैप्टर को डिटेल में समझाने के लिए। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि आपको ये चीजें पता हो सकती हैं, आपको ये बातें पहले से भी पता हो सकती हैं, बट एक विजन के तौर पर समझिए, क्योंकि सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे कोरोना की वजह से उस चैप्टर को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ पाए हो, ऑनलाइन उनको एकदम से इतना समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ। जिससे क्या होगा, केमिस्ट्री में आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि वो मेरा माइक प्रॉब्लम आ गया था, तो सब साफ हो गया, माइक लगाना भूल गए। हाँ जाइए कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए, माइक लगाना ही भूल गए। ध्यान से देखिए ये H2O फॉर्म कैसे हुआ। देखो हमने क्या लिया, नेचर में
प्रेजेंट थी हाइड्रोजन गैस, नेचर में प्रेजेंट था ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या बनाया, H2O को बनाया। क्या बनाया, H2O को बनाया। चलिए, तो क्या हुआ था कि जैसा कि हमको पता है कि ये था हाइड्रोजन का गैस का स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन गैस का स्ट्रक्चर था जिसमें इस तरीके से शेयरिंग थी, प्लस ये ऑक्सीजन गैस का स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ इस तरीके से शेयरिंग थी। ठीक है, देखते हैं आगे की बात क्या चल रही है, इसके आगे की दास्तान को सुनते हैं हम। ऑक्सीजन जी आप आइए। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ने इसकी इधर लिखने से पहले इधर क्या दुर्घटनाएं घटी उनको जानते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, इसके पास थे कितने प्रोटॉन, सर 8 प्रोटॉन थे इसके पास भी 8 प्रोटॉन थे, है ना, ठीक है नहीं। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था, सामने वाले ने जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था उसको इधर के प्रोटॉन से अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था। इधर के प्रोटॉन से, हमारे इस एटम के प्रोटॉन से इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक खिंचाव मिल रहा था, एक अट्रैक्शन मिल रहा था। ठीक है, इधर ये प्रोटॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन थे जो इसने शेयर किए थे वो भी अच्छी खासी ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा था। तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए एक ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रही थी दोनों के न्यूक्लियस को। यही सेम चीज यहां भी देखने को मिली। यहां भी सिंगल प्रोटॉन, यहां भी सिंगल प्रोटॉन क्या कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इन प्रोटॉन्स पे भी अच्छी खासी एनर्जी लग रही है। सिंगल है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सिंगल है, लोड उसके पास भी उतना ही है, समझ रहे हो। तो इनको खींचने में एनर्जी बहुत लगाना पड़ रही थी एक दूसरे के साथ में बनाए रखने के लिए, समझ रहे हो ना। जैसे 2 बिजनेस है तो मैंने अपने क्या किया, बराबर के लेवल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ रहा है। वही मैंने क्या किया, मैंने अपनी बिजनेस में 80% का मालिक हूं, 20% किसी को दे दिया, तो मैं इतना लोड नहीं लूंगा, उसको मेरी बात मानना पड़ेगी। यही यहां हुआ, यहां जो शेयरिंग हो रही थी बराबर कर रहे थे तो लोड ज्यादा लग रहा था न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा रिएक्टिव थे एक दोनों एक दूसरे के साथ। क्या थे, ज्यादा रिएक्टिव थे। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया इसने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया। क्या किया, ब्रेक किया और जाकर के इस ऑक्सीजन के ऊपर बैठा। पहले तो हम क्या करते हैं, इनके बैलेंस कर लेते हैं। जो बैलेंसिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये आगे का टॉपिक है जो हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सेकंड लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग सिर्फ इतना कहती है कि जितने एटम इस तरफ हो उतने एटम इधर दो। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके बाहर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन क्या हुआ कि ऑक्सीजन के 2 एटम तो हुए, लेकिन क्या हुआ कि ये 4 हो गए। तो इनको 4 करने के लिए इनको भी 4 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 4। अभी ये बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या बता रहा है कि जब आपने 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लिया और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिया तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पानी के बने, वाटर के बने, या फिर गैसियस H2O के बने। ठीक है, H2O के 2 मॉलिक्यूल हमारे बने। तो अब क्या हुआ, इसके पीछे जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आए होंगे इनने अपना शेयरिंग ब्रेक किया होगा और जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास था वो वहां पहुंचा होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑक्सीजन था। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से ये कितने हैं, 4 है। कितने हैं बेटू, ये 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एक और बना दिया हमने 1 प्रोटॉन के साथ। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। तो ये 2 चले जाएंगे इसके पास, ये 2 चले जाएंगे इसके पास शेयरिंग करनी। हुआ क्या कि इनके सेंटर में प्रेजेंट है सिंगल प्रोटॉन जो 8 प्रोटॉन के अगेंस्ट अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ताकत ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो यहीं को देखने को मिला। जैसे ही ये इसके पास गया, मैंने मान लिया कि यहां इसने कुछ बॉन्ड बनाए होंगे,
ये हाइड्रोजन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया भाई, बन गया H2O हमारा। जैसे ही ये यहां पहुंचा होगा, ठीक है, एक और ऑक्सीजन था हमारा, तो वही मैंने बात करी, ये यहां पहुंचे होंगे, है ना, और ये वही काम सेम इधर हुआ होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और इजीली क्या हुआ, दोनों ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं इस ऑक्सीजन को, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में से एक हमारा ऑक्सीजन भी होता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के रखेगा बहुत ताकत से। इससे क्या होगा, आपने सुना है कि ये आयंस में ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन H2O आयंस में ब्रेक क्यों होता है पता है, क्योंकि ये 8 प्रोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में खींच रहे होंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ताकत से खींच लेता है। तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव होता है वो उस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो हल्का सा चार्ज एक्वायर होने लगता है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। इसलिए जब ब्रेक होता है ना, जब ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक होते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बोला गया था कि हम शेयरिंग करेंगे, बट ये निकला ज्यादा ताकत वाला, इसके सामने इसको झुकना पड़ा। जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग में दिया था वो अब ऑफिशियली कहने को तो शेयरिंग में था, लेकिन अब बस में किसके था, वो ऑक्सीजन के बस में था। इसीलिए जो H2O आयंस में ब्रेक कर लेते हैं, और ये आयोनिक बिहेव भी करता है, बॉन्ड कोवेलेंट बनाता है, लेकिन जब हम वापस से इसको तोड़ते हैं तो ये आयोनिक बिहेव करता है, और ये H पॉजिटिव आयंस को तोड़ता है, H पॉजिटिव आयंस बनाता है। क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस, और ऊपर कितने 2 नेगेटिव आयन लग जाते हैं, एक इसका एक इसका। तो ये चीज थी इसके पीछे की रीजन, समझ में आया बात। तो इस तरीके से हमारे क्या फॉर्म हुआ, ये एक H2O ये फॉर्म हुआ, एक H2O ये फॉर्म हुआ, तो ये बन गया हमारा 2H2O। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा, ठीक है। तो अब आप जान चुके हैं कि कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है। तो अब हम चलते हैं आपके चैप्टर के ऊपर कि आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलिए, अब आप अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं और बुक के साथ में अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए सर, थैंक यू हमको क्लास 10 में हमारी पीछे की कुछ वीडियो के थ्रू लाने के लिए, ठीक है। तो अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का क्यूट सा नेम है केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, हम इसमें सभी चीजों को कंसीडर करेंगे। देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब आपको सही दिख रहा होगा। चलिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी। केमिकल रिएक्शंस कैसे हुई, तो हमने अभी H2 और O के साथ में रिएक्शन करके बताया। केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, तो हमने अभी H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके H2O को बनाया। तो अब आपने देखा था कि वो किस तरीके से रिएक्शन हुई। यही रिएक्शन हमारे आसपास देखने को मिलती है, यही रिएक्शन हमारे आसपास देखने को मिलती है हमारी डेली लाइफ में। तो जैसा आप बुक में देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन। जैसे कि आपने क्या किया, मिल्क को कहां रखा, आपने मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के मौसम में रख दिया। तो मिल्क क्या करेगा, मिल्क खराब होगा, मिल्क क्या होगा, खराब होगा, उसका टेस्ट खट्टा होगा, उसका टेस्ट खट्टा होगा। समर में मिल्क को जब आपने रूम टेम्परेचर पर रखा
तो एक लैक्टोवेसिकल्स नाम का बैक्टीरियम उसमें ग्रोथ करता है, जिससे उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, खट्टा होने लगता है। तो यहां भी एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से मिल्क खराब होगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे पहुंचे, तो सेकंड पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है आयरन का। देखिए, नेल्स इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर में अगर आप कोई भी मेटल, आयरन मेटल को रखते हो, किसी भी आयरन मेटल की चीज को रखेंगे, तो होगा क्या कि ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है नेचर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटू? आयरन ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये एक केमिकल रिएक्शन हुई हमारी। इसने भी नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ या वाटर पार्टिकल के भीतर छुपे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स कैसे फर्मेंट होती है? ग्रेप्स में फर्मेंटेशन के लिए होता क्या है बेटा, कि ईस्ट ग्रोथ करती है, जो शुगर को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और शुगर को डाइजेस्ट करने के बाद में जो रिजल्ट में हमें बचा मिलता है वो मिलता है ग्रेप्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो पॉइंट है। इससे पहले एक पॉइंट और है कि हमारा जो फूड कुक हो रहा है उसमें भी केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है। फूड में भी क्या होता है कि फूड के जो भी कार्बोहाइड्रेट है या जो भी विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी फूड की सेल्स हैं, जब हम उसको कुक करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम उसमें नई नई चीजें डालते हैं। हमने नमक डाल दिया, नमक क्या है, NaCl है, तो वहां पे भी तो एक मिक्सचर बन रहा है सब्जी के फॉर्म में। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी डिश खा रहे हैं, वहां भी तो मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सर। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। लास्ट के जो 2 पॉइंट है इनमें बहुत लोड लेना है आपको। लास्ट के जो 2 पॉइंट है इनमें बहुत लोड लेना है। पहला है कि फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। जैसे ही फूड को हमने अपने माउथ में रखा, हमारी बगल कैविटी में रखा, फूड कहां से आया, ध्यान से सुनिए। ये फूड आया कहां से, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद प्लांट्स ने बनाया। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद प्लांट्स ने इस फूड को बनाया। ध्यान से देखिए इस बात को। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को मैं बिल्कुल अच्छे से कह सकता हूं, आपको नहीं आती होगी। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो हुई, इसमें क्या हुआ, नेचर से CO2 गया। ठीक है। इसकी रूट से H2O गया। प्लांट में जो रूट होती है वो H2O को लेती हैं। उसके बाद क्या हुआ, नेचर से CO2 गया, रूट से H2O गया, और सनलाइट की प्रेजेंट में, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था, सनलाइट की प्रेजेंट में, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इन्होंने क्या करा, फूड को बनाया, जिसको हमने क्या कंपाउंड देते हैं, जिसका केमिकल कंपाउंड क्या होता है, C6H12O6, ये बनाया इन्होंने। इसके बाद और क्या बनाया इन्होंने, और इसमें से ऑक्सीजन गैस जिसको हम लेते हैं और वाटर मिला। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई है। इसमें जो सबसे टारगेट वाली बात है वो ये है, इसको कहते हैं बेटा हम ग्लूकोज, और यही खाना है, यही फूड है, यही ग्लूकोज है, यही फूड है, यही हमारा बाहुबली है, जो क्या करता है, हमारे माउथ में जाता है। किस में जाता है, माउथ में जाएगा ये, और माउथ में गया बकल कैविटी में, और ग्लूकोज में माउथ में जैसे गया तो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो जो क्या करेगा, तो हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करेगी, इसको सलाइवा के थ्रू किसमें चेंज कर देगी, माल्टोस में चेंज कर देगी। माल्टोस में चेंज कर दिया इसने इसको। माल्टोस क्या होता है बेटा, माल्टोस भी ग्लूकोज है, इसका केमिकल कंपाउंड भी सेम ही होता है, केमिकल फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन में प्रेजेंट होता है, एक सिंपल कंडीशन में हमने इसको चेंज कर दिया, इसको हमने माल्टोस बोला।
ठीक है। इसके बाद ये फूड जाएगा स्टमक में, स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट होते हैं वो इसको क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपल फॉर्म में हमें ग्लूकोज ब्लड को दे देंगे। और फिर ये ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा इस फूड को इंडिविजुअल सेल के पास, और वो इंडिविजुअल सेल के अंदर बैठा हुआ है एक सेल ऑर्गेनल, जिसे जहां पर क्या होगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी। तो ये फूड कहाँ आएगा, ध्यान से देखना, ये फूड पहुंचा स्टमक में, यहां डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद इसको कौन ले जाएगा, इस फूड को ब्लड ले जाएगा। और ब्लड कहाँ लेके जाएगा, इसको ब्लड लेके जाएगा सेल में। सेल में के अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। MITOCHONDRIA, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोबारा एक बार अच्छे से। इसके अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अंदर होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, ठीक है ना। द रेस्पिरेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। क्या होता है बेटा, इसके अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। क्या होगा इसमें, रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी। जिससे हमें क्या मिलेगा बेटा, जो हम चाहते हैं, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। क्या मिली बेटू हमको, एनर्जी मिली। क्या मिली, एनर्जी मिली। तो हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन, तो यही इन ह्यूमन बॉडी, जब ये ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। जब ये ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ध्यान से देखिए कि हमने सेल में क्या डाला सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डाला, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में डाला हमने ग्लूकोज C6H12O6 को, और ऑक्सीजन को हमने लंग्स से लिया था। हम ना ऑक्सीजन लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि उसको हम यहाँ पहुंचा पाए, किसके पास, सेल के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, रेस्पिरेशन की रिएक्शन कराने के लिए। तो ये पहुंचा। इसके बाद ये क्या बनाया इन्होंने बनाया CO2, जो हम सांस के साथ छोड़ देते हैं, एयर के साथ जो हम सांस छोड़ते हैं ना, उसमें CO2 को छोड़ देते हैं। H2O बना, और क्या बना बेटा, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनी, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनी, ठीक है। या फिर अभी आप एनर्जी लिखिए, आगे समझोगे ये ATP क्या होता है, ठीक है। ATP का मॉलिक्यूल बनता है जिससे 30.5 किलोजूल की एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेस्पिरेशन रिएक्शन कहलाती है। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन रात के समय प्लांट में भी होती है, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रूट से H2O को ऊपर पहुंचाने के लिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, CO2 को नेचर से एब्जॉर्ब करने के लिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तो प्लांट्स भी ये रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। कौन सी है बेटा, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन। चलिए, तो ये थी हमारी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो हमने लिखा है ना, नीचे सेकंड पॉइंट लिखा है वी रेस्पायर, वो इसीलिए लिखा है, इसीलिए मैंने आपको रेस्पिरेशन को भी समझा दिया इसी के साथ साथ। चलिए, तो क्या हुआ कि ऑल द अबव सिचुएशन इन नेचर, all the above situation in nature, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. जो भी इनिशियल सब्सटेंस था उसमें चेंज होता है, और we have already learned about the physical and chemical changes. We have already learned about the physical and the chemical changes takes place in our previous class. जब हमने मैटर को स्टडी किया था तब हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों पढ़े थे अच्छे से। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट,
सॉलिड गैस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये फिजिकल स्टेट हो गई। केमिकल स्टेट में क्या होता है कि हम उसके बैलेंस लेवल पे कैसे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, कोई एटम कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट करेगा, कोई एटम को स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाना है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये चीज थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1। बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहां पर एक बर्नर लगा हुआ है और एक मैग्नीशियम की रिबन को हम बर्न कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहला पॉइंट, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन जो, ठीक है, बाय द सैंड पेपर। 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको सैंड पेपर से क्यों रब किया? क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। रिएक्टिव क्यों होता है ये अभी हमने H2O में पढ़ लिया है, समझ रहे हो ना? तो रिएक्टिव क्यों हुआ H2O में भी पढ़ा हमने। तो मैग्नीशियम के पास में आउटर मोस्ट सेल में बहुत क्यूट से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है ना? सिंगल मैग्नीशियम के, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आए पहली सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आए दूसरी सेल में, तीसरी सेल में मामूली से 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, NaCl की तरह सामने वाले को लूज कर दिए जाएंगे। सामने कौन था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो सामने वाले को इसने ऑक्सीजन को दे दिए। ध्यान से देखो, मैं बना देता हूँ इसे मैग्नीशियम के एटम को। तो मैग्नीशियम का बैलेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या था कि इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये मैग्नीशियम है, टोटल होते कितने इसमें? 12 होते हैं। ठीक है, और बगल में कौन आया? ऑक्सीजन आया, जिसमें 6 प्रेजेंट थे। ये तो बैटरी था खींचने के लिए, क्योंकि भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, खींच के रख देंगे इसको, क्योंकि ये अपनी सेल से बहुत दूर है, तो इन पे अट्रैक्शन फोर्स भी कम लग रहा होगा, क्योंकि ये तीसरी सेल पे बैठे हुए हैं, ये अपने न्यूक्लियस से बहुत दूरी पे हैं, तो प्रोटॉन इनको उतनी ताकत से खींच भी नहीं रहा होगा। इन्होंने क्या किया, इसको जैसे ही दिया, इस ऑक्सीजन ने ताकत से खींच भी लिया। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा बॉन्ड हुआ? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। और क्या बना? MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये मतलब इस सैंड पेपर को रब करने का कारण यही था कि ऑलरेडी कहीं लेयर तो नहीं बन गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इसको अपन रब कर लेते। और रब करने के बाद जब इन्होंने क्या किया, इसको जलाया, बर्नर से जब इन्होंने इसको जलाया, तो इसके एटम क्या हुए, अंदर तक के जो एटम होंगे वो डिस्प्लेस्ड हुए होंगे और वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। तो जो नीचे S जो कलेक्ट हुई, वो क्या कलेक्ट हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की S कलेक्ट हुई। तो इस रिएक्शन से ये NCERT आपको क्या बताना चाह रही है कि सिंपल सा केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है नेचर में, वो किस तरीके से होती है, ये बस आपको यही बताना चाह रहे हैं इसमें। तो कुछ नहीं था, हमने बर्नर से इसको बर्न किया, जैसा आप बुक में देख पा रहे हो। हमने बर्नर से जैसे ही बर्न किया, तो इस स्ट्रिप के जो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी ना, इसमें जितने भी एटम जो बने हुए थे वो सारे डिस्प्लेस्ड हुए, और डिस्प्लेस्ड होकर के नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए। और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल थे वो नीचे डिस्क पे कलेक्ट हुए, जिसको हमने राख बोला, जिसको हमने एस बोला। इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें मैग्नीशियम था, नेचर में ऑक्सीजन था। बर्न करने पे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक लंबी सी थ्योरी में हमने इसको, इस केमिकल रिएक्शंस को आपको लिख करके बताया, और किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1.3 और 1.2 को और डिस्कस करना होगा अच्छे से हमको। एक्टिविटी 1.3 और 1.2 को और अच्छे से डिस्कस करना होगा। ध्यान से देखिए बेटा, इसको थोड़ा नीचे कर दूं।
तो जैसा कि आप एक्टिविटी 1.2 में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है। इन्होंने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें सीखने की होती है वो ये कि इनकी केमिकल रिएक्शन और इनका केमिकल सिंबल क्या बनेगा। तो लेड नाइट्रेट का सिंबल होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। तो क्या लिखा है, टेक द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो क्या होगा इसमें, हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को लिया और किसके साथ में मिला दिया, Ki पोटेशियम आयोडाइड। K स्टैंड फॉर दी पोटेशियम, व्हाट, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, K होता है। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, PbI2 प्लस KNO3। यहां देखिए ध्यान से, अभी हम जरा इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंसिंग की दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ I 2 है, यहाँ I 1 है, तो इसको 2 कर दिया। तो यहाँ देखो ये NO3 2 है, तो यहाँ सिंगल था, और ये K भी यहाँ पे 2 हो गया है, तो ये भी सिंगल, तो यहाँ हमने 2 कर दिया। बेटा इसमें इतना कंफ्यूज मत होना, सेकंड वीडियो में ये क्यों हुआ है आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए आपको भी बता भी नहीं रहा हूँ। सेकंड वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें बैलेंसिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसको आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना होगा। देखो हमें भागना नहीं है, हमें उचकना नहीं है, हमें जंप नहीं करनी है, हमें पानी की तरह स्मूथ होकर चलना है। जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना। आपको किसी भी को ऑफलाइन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सब कुछ सीख लोगे। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको कि ये बैलेंसिंग जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझा, नेक्स्ट जो वीडियो सेशन डालूंगा उसमें समझाऊंगा, उसको बहुत सही तरीके से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, जब तक आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे, तब तक ये बैलेंसिंग आपको काम आएगी। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझना। तो क्या हुआ, ये हमारी रिएक्शन आई, तो क्या देखने को मिला, देखो जो हम इनपुट में देते हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। और जो आउटपुट मिलता है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम आउटपुट को। तो यहां पे जब हमने PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड मिला। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन थी जो आपको एक्टिविटी 1.2 के थ्रू बताई जा रही थी कि आपको ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिल सकती हैं अपने आसपास, या आप लेबोरेटरी में इनको परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है आपकी 1.3। ठीक है, ये आपकी 1.2 थी। अभी ये इस 10th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर 1 का पहला या दूसरा पेज है। तो ये आपको बस बेसिक बताना चाह रहे हैं कि बेटा आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। एक्टिविटी 1.3 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या किया गया है बेटा कि कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, जिसे एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला गया है, और उसमें कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया। तो वहां क्या देखने को मिला, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या कुछ हुआ, और टच द कॉनिकल फ्लास्क, क्या उसका टेम्परेचर में चेंज आया, ये देखना है हमें। तो ध्यान से देखिए कि पहले तो इसकी रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, हम उसको लिख लेते हैं। तो जिंक यानी कि Zn, जिंक यानी कि Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H2SO4 कहते हैं इसको। जब हमारा ये रिएक्शन हुई तो ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना, और हाइड्रोजन गैस इसमें से इमिट हुई, हाइड्रोजन गैस इसमें से इमिट हुई बेटा। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस इसमें से इमिट हुई। तो क्या हुआ कि जब हमारा ये जिंक ने इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या करी, इसमें से हाइड्रोजन इमिट हुई। हाइड्रोजन गैस अगर इमिट हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट जनरेट हुई होगी, यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। टेम्परेचर क्या हुआ होगा बेटा, इसका इंक्रीज देखने को मिला होगा, ठीक है ना। और ये नए रिएक्टेंट हमको फॉर्म हुए इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है बेटा, नए रिएक्टेंट हमें फॉर्म हुए इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एक्चुअली में हुआ क्या होगा कि जब ये बॉन्ड टूटे होंगे, जब इन्होंने हाइड्रोजन गैस का जब सल्फेट के साथ में बॉन्ड टूटा होगा और जब ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो हाइड्रोजन गैस ने जब बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से यहाँ हीट बनती है। क्या बनती है, जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट बन रही है इट मीन्स कि वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रेडिएट और एक्साइटेड हो रहे हैं और हीट एनर्जी मिलेगी हमको। क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे आगे देख पा रहे हैं, फ्रॉम दीज थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस, उसमें स्टेट चेंज हो सकती है। कोई भी कंपाउंड अगर इधर कैसा है, अगर इधर लिक्विड है तो इधर गैसियस फॉर्म में हमें नए सब्सटेंस मिल सकते हैं, अगर कोई गैसियस है तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं, स्टेट चेंज होगी, ठीक है। उस कंपाउंड का रिएक्टेंट में अगर कोई कंपाउंड दिया है, अगर वो प्रोडक्ट में मिल रहा है, देखो एक तो स्टेट चेंज हुई हमारी, एक तो हमारी स्टेट चेंज हुई। इसमें क्या हुआ हमारा, एक तो स्टेट में चेंज देखने को मिला, मतलब स्टेट में चेंज क्या होता है, ये स्टेट क्या इंडिकेट कर रही है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड हो सकती है, लिक्विड टू गैस हो सकती है, और गैस टू सॉलिड भी हो सकती है। तो ये इस तरीके से स्टेट्स में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसा आपने सेकंड वाली रिएक्शन में देखा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, निकली उसमें से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो आगे आए हम, आगे जब हमने देखा क्या इसमें, चलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई तो हमें ये सब चीजें देखने को मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी गई, कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी गई, इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा, हुआ क्या था कि जब जो केमिकल रिएक्शन कराई जा रही थी शुरुआती टाइम में, जब केमिकल रिएक्शंस कराई जा रही थी ना, तो क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा एपरेटस लगाया जा रहा था। जैसा हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा, बर्नर लगाया, फिर एक कोई पकड़ने के लिए टोंग लेकर के आए, स्ट्रिप को रब किया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न किया, और एक छोटी सी रिएक्शन को लिखने के लिए हमें एक बड़ी सी थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था कि जब हम मैग्नीशियम को लेके आएंगे, उसको ऐसे बर्न कराएंगे, फिर वो एटम ऐसे डिस्प्लेस होंगे, फिर वो एस फॉर्म करेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। इतना मेहनत करना पड़ रही थी हमको। साइंटिस्टों के पास इतना टाइम थोड़ी ना होता, जो केमिस्ट होते हैं वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। इन्होंने क्या किया, इसी थ्योरेटिकल केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज कर दिया। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम
को जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO। अरे क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां बन नहीं पा रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, ये यहां का है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक वर्ड इक्वेशन बनाई, क्या बनाई, एक वर्ड इक्वेशन फॉर्म की हमने, पहली बार एक वर्ड इक्वेशन को बनाया गया जिससे टाइम भी कम लगे और हम केमिकल रिएक्शन को जो थ्योरेटिकली हो रही थी उसको सिंपल फॉर्म में रिएक्शन में लिख पाए। बेटा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमें एरो के आगे लिखना है, याद रखना, जगह नहीं दी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है, ध्यान से याद रखना इस बात को। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो जिस तरीके से ये लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने अपनी वर्ड इक्वेशन को फॉर्म किया पहली बार। इसमें क्या हुआ कि जो भी हम इनपुट में दिए थे उसको बोला गया रिएक्टेंट है। सर क्या छोटी छोटी बातें बताते रहते हो हमको, ये तो हमें पता है, ये तो हमें बचपन से पता है। बचपन कब था बेटा आपका, सर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। क्या था ये, रिएक्टेंट था, क्या था ये, रिएक्टेंट। अब हम बड़े हो गए सर, हम अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपने हमको 2 घंटे में बड़ा कर दिया ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट और ये एरो हेड इंडिकेट करता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए इस बात को। चलिए बेटा, तो बोर्ड पे देखते हैं फिर से। तो अभी हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को सीखा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन पहले वर्ड फॉर्म में कैसे लिखी गई, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हमें एक कोई केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को कैसे करना है हमें, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर देखिए। अब एक्चुअल में हुआ क्या, हम और इंटेलिजेंट हैं, हम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो हमने क्या किया, हमने इनको सिंबल प्रोवाइड करा दिए कि हमने इनको और क्या किया, और शॉर्टर वे में लिखा। हमने इनको और शॉर्टर वे में, जैसा कि हमें पता है कि सभी एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। मैग्नीशियम का Mg होता है, तो हमने इसको Mg लिखा। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिखते हुए क्या लिखा, Mg लिखा। और नेचर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेचर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से इन्हें रिएक्ट किया और MgO बनाया। क्या बनाया, MgO, जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इन्होंने सिंपल सी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो ये हमने देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने कुछ इस तरीके से लिखा। अब आगे हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस पैराग्राफ को देख पा रहे हैं, तो हमने इसको फॉर्मूला वाइज लिखा। एंड अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो रिएक्टेंट में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ एटम है, Mg का 1 नंबर ऑफ एटम है, तो इनके नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ये मेरा क्या था बेटा, रिएक्टेंट था। क्या था, रिएक्टेंट था। और ये मेरा प्रोडक्ट था। क्या था बेटा, प्रोडक्ट। ये मेरा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम का 1 है, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 1 है, जबकि प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम यहां 2 हैं। कितने हैं, 2। यहां कितने हैं, 1। तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 से मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में भी हो गया, तो हमको यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अब ये जो रिएक्शन है वो मेरी कैसी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इसको और डिटेल में और अच्छे से, बहुत ज्यादा
बेसिक्स के साथ में हम किस में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था धमाकेदार सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो धमाका ही किया है हमने क्लास में। पहले हमने एटम्स को फोड़ मारा, एटम बॉम्ब बनाने के लिए हमने आपको प्रिपेयर कर दिया है। तो आप देश को कुछ ना कुछ नया करके दें, इसलिए हमने आपको केमिस्ट्री इतनी डिटेल में दी है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग के पूरे एग्जांपल के साथ में उसकी सारी स्टेप्स को फॉलो करके इसको आपको बहुत डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिस्ट्री पे कमांड बनाने के लिए, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने के लिए इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते जाएं, नोट्स को अच्छे से बनाएं। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय। और चैनल, हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय बाय।